नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने जिस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कर दिया था यूपीपीसीएस में और अन्य परीक्षाओं में, उसे आज छात्रों के भारी दबाव के कारण वापस लेना पड़ा। जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से खत्म कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है और आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित करते हुए एक कमेटी बना दी गई है। अब ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? ऐसा क्या ये करने वाले थे जिसको लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलित थे? सड़क पर बवाल, झंझट, आगजनी, संघर्ष, पुलिस लाठीचार्ज, आयोग पर, जो आयोग के दफ्तर पर हल्ला बोल, ये क्यों हो रहा था? किसी की समझ में नहीं आ रहा था मामला क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इससे व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाती। कैट मैट जैसे जो परीक्षाएं हैं और जो पीछे पुलिस भर्ती हुई है, उसका हवाला दिया जा रहा है कि तमाम देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू है, व्यवस्था लागू है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने वाले जो छात्र अभ्यर्थी हैं, आखिर उनको इसमें क्या खोट दिखी, ये बड़ा सवाल है। छात्र कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। इसमें पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। आयोग के लोग, शासन सत्ता के लोग, ताकतवर लोग अपने हिसाब से अफसर बना लेंगे। तो क्या ऐसा है, क्या ऐसा था जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन है? क्योंकि एक जो नॉर्मलाइजेशन में एक व्यवस्था ऐसी भी बताई जा रही, छात्र ऐसी बता रहे हैं कि जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जिन छात्रों के नंबर आएंगे और सबको जब एक साथ लाया जाएगा तो उनको घाटा हो जाएगा और कुछ लोगों को फायदा भी हो सकता है। इस तरीके की बातें की गई हैं। तो इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, वो जबरदस्त प्रदर्शन था, उसको आज स्थगित, इस पूरे प्रकरण को स्थगित कर दिया गया, यानी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को वापस लिया गया। और ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद दिया गया या उनके हस्तक्षेप के बाद किया गया। तो सवाल इसी जगह से बड़ा वाजिब बनता है कि क्या मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े निर्णय की जानकारी नहीं थी? क्या आयोग ने किसी को विश्वास में नहीं लिया था? अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, अपने एडिशनल सेक्रेटरी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, अधिकारियों को, किसी को विश्वास में नहीं लिया था क्या? क्या यह हवा से प्रक्रिया लागू हो गई थी? ये मनमानी कौन कर रहा था? इस मनमानी के पीछे किसका हित और किसका अहित? और क्या वास्तव में ये छात्रों की हितैषी प्रक्रिया नहीं है क्या? ये बहुत सारे सवाल इस प्रक्रिया को वापस लेने और आरओ एआरओ की जो एग्ज़ाम है उनको स्थगित करने के बाद बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। और आज इन्हीं सवालों पर हम मंथन करेंगे। और सबसे मौजूद सवाल ये है कि क्या अब हर प्रतियोगी परीक्षा, हर पढ़ाई लिखाई की परीक्षा के पहले क्या संघर्ष करना पड़ेगा? और इसी संघर्ष से आपकी जीत निकलेगी? मंथन में आज बड़ा सवाल, संघर्ष के आगे जीत। सचिव साहब हमारे पास हैं। सचिव साहब, जो आयोग ने निर्णय लिया है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले संघर्ष क्यों? हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, नौकरी की हो, रोजगार की हो, संघर्ष क्यों करना पड़ता है छात्रों को? धरना, प्रदर्शन, बवाल, झंझट, लाठीचार्ज, लाठी खाना, हाथ पैर तोड़ाना, उसके बाद ही क्यों याद आता है कि ना ना ना, ये कदम तो गलत हो गया था, वापस ले लो? क्या मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया इस पूरे प्रकरण में? क्या ये सच है? बहुत सारे किंतु परंतु टाइप के सवाल हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये प्रक्रिया लागू क्यों की गई। इस शो में आने से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक मौजूदा सदस्य, जिनसे मैंने बार बार अनुरोध किया कि आप मेरे साथ कार्यक्रम में आ जाइए और जो आयोग ने निर्णय लिया है उसी को आप बता दीजिए, छात्रों को, देश को, उत्तर प्रदेश को, आम लोगों को बता दीजिए कि आप लोगों ने किया क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक मजबूरी है कि हम आकर आपके साथ बोल नहीं सकते। अब पता नहीं कितना सच है, लेकिन उन्होंने जो मुझे दलीलें दी वो मैं दलीलें हूबहू आपके सामने रख रहा हूं। उन सदस्य की दलील ये थी कि जब से पेपर लीक का मसला कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है तो ये पिछले दिनों बाकायदे एक्ट बना है, विधानसभा में एक्ट पास हुआ है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर उसमें शामिल होने वाले लोग 5 लाख या उससे अधिक हैं, या यूं कहें कि 5 लाख से अधिक हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू कराई जाएगी, यानी उसकी परीक्षा एक ही दिन के बजाय 2 दिनों में ली जाएगी। और ऐसा पुलिस भर्ती में हुआ है। कैट मैट का भी वो हवाला देते रहे कि नहीं यहाँ भी ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं कि आज ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कर दिया है, ये होता रहा है, देश के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा हो रहा है। कुछ दलीलें हमने भी दी, बहुत तर्क हमने भी रखे, लेकिन एक बिंदु पर आकर वो टिक गए कि क्या करें, प्रॉब्लम है। पेपर जो लीक होते हैं उनमें एक ट्रेंड देखा गया है। अब पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हाहाकार मचा है। छात्रों का भविष्य अगर सबसे ज़्यादा कहीं खराब हो रहा है तो पेपर लीक से। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण दलील दी, हम आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं, छात्रों के सामने रख रहे हैं, अभ्यर्थियों के सामने रख रहे हैं। अब आपको अच्छी लगे तो स्वीकार करिएगा, नहीं तो खारिज कर दीजिएगा, क्योंकि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, और इस छात्र शक्ति के आगे इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े झुके हैं और आगे भी बड़े बड़े झुकेंगे। ये युवा है, देश का युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। अब वो तर्क ये है कि ज़्यादातर लीकेज प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर पढ़ने से होते हैं, क्योंकि उन पर कोई नकेल नहीं होती। वहाँ का टीचर, वहाँ का प्रबंधक वो सरकारी नौकर होता नहीं, डर होता नहीं उसको, ना ही वो वित्त पोषित कॉलेज होता है। इस वजह से पेपर लीक होता है, करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं और लाखों में जमानत कराकर बाहर आ जाते हैं। तो इस वजह से आयोग ने तय किया था कि हम परीक्षा नॉर्मलाइजेशन के तहत 2 दिन कराएंगे और सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही कराएंगे, या सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी हो, जहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, मतलब प्राइमरी तो नहीं होता होगा, लेकिन जहाँ भी होगा परीक्षा वहीं कराएंगे। आयोग के इन सदस्य महोदय की दलील है कि चूंकि इतने सारे कॉलेज सरकारी जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया, इसलिए ये प्रक्रिया लागू की गई थी कि 2 दिन में हो जाए, क्योंकि हमको लीक प्रूफ परीक्षा करानी थी। अब लीक प्रूफ परीक्षा के लिए क्या नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, क्या नई व्यवस्था लागू की गई, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ अभ्यर्थी भी जुड़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको आयोग का जो आधिकारिक बयान है जो छात्रों के बीच जाकर दिया है आयोग के सदस्यों ने, वो हम सुना देते हैं। हमारे सहयोगी उस बयान को सुनाए। सचिव साहब हमारे पास हैं। सचिव साहब, जो आयोग ने निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उसको आपके सामने अभी वो प्रस्तुत कर देंगे, और ये सचिव साहब हैं, मेरे साहब आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कृपया शांत हो जाइए, आपके हित की बात है, शांत हो जाइए और कृपया मेरी बात समाप्त होने तक शोर न मचाइएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। विगत कुछ महीनों से देश के विभिन्न हिस्सों में चयन परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसमें विभिन्न संस्थानों की संलिप्तता पाई गई थी। इसे ध्यान में रखकर चयन परीक्षाओं की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
विगत दिनों प्रदेश में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या वाली चयन परीक्षाओं को एकाधिक पालियों में आयोजित करने की अपेक्षा राज्य सरकार ने की थी, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी दिसंबर में प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी एकाधिक पालियों में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। उक्त के संबंध में विगत कुछ दिनों से कुछ छात्रों द्वारा की जा रही मांग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। इस पर आयोग ने छात्रों से संवाद बनाकर सम्यक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया जाएगा। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, भूधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो सीधे सीधे बात कही कि आरओ की परीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है, उसको अनुसंधान होगा, जांच होगी, जो भी सिफारिशें हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं की शुचिता के नाम पर कि शुचिता हो रहे, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी और इसका विरोध छात्र कर रहे थे। अभी जो सेक्रेटरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उनके दखल पर ऐसा किया गया है। मेरा सवाल मंथन में बहुत विनम्रता के साथ में होगा कि ये जानकारी क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं दी गई थी उनकी जानकारी के बगैर, और यह क्या आयोग मुख्यमंत्री जी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, क्या उनके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है? ये बहुत सारे सवाल आज हम इस कार्यक्रम में उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस प्रक्रिया को लेकर वितंडावाद मचा हुआ था, बवाल मचा हुआ था, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, वो है क्या, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। यह एक गणितीय पद्धति है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी परीक्षा को एक से अधिक पाली में आयोजित किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न पालियों में परीक्षा के कठिन स्तर के अंतर को कम करना होता है, सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करना होता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है? दरअसल परीक्षा के विभिन्न पालियों में कठिनाई के आधार पर अंकों में अंतर को गणितीय रूप से समायोजित किया जाता है। प्रत्येक पाली के उम्मीदवारों के स्कोर को एक फार्मूले के माध्यम से समायोजित किया जाता है ताकि सभी पालियों में प्रदर्शन की एक समान तुलना की जा सके। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पाली में प्रश्न पत्र कठिन था तो उस पाली के उम्मीदवारों को कुछ अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है, और अगर प्रश्न पत्र सरल था तो अंक घटाए जा सकते हैं। छात्र इस प्रक्रिया को गैर पारदर्शी मानते हैं और यह महसूस करते हैं कि उनके वास्तविक प्रदर्शन का सही आकलन यह प्रक्रिया नहीं कर पाएगी। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से उनके अंकों में अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है जो उनके चयन को प्रभावित कर सकता है। छात्र यह भी मानते हैं कि एक दिन में परीक्षा होने से कठिनाई स्तर समान रहेगा और नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर अंकों के हेर फेर का मसला, उस पर संदेह जता रहे हैं कुछ छात्रों। इस पूरे घोषणा के बाद कुछ छात्र क्या कह रहे हैं उनको सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम इस चर्चा में आएंगे।
चीज। सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि जो निर्णय उन्होंने पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में लिया है, यही निर्णय उनका आरओ के संबंध में भी होना चाहिए। और ये अभी हम लोग की अर्ध जीत है। पूर्णतः जीत तब होगी जब ये आरओ के तहत जो निर्णय इन्होंने आरओ के संबंध में अगर ये ले लेंगे तो हमारी पूर्ण जीत होगी। और हम लोग नैरोलेशन का हमेशा विरोध करेंगे और हमेशा करते आए हैं। सर हम लोग यही चाहते हैं सर कि जैसे पीसीएस की परीक्षा अगर ये एक शिफ्ट में करा रहे हैं तो ठीक है, आप कमेटी बना लीजिए, लेकिन कमेटी बनाने के बाद भी आपको उसी निर्णय पे आना होगा। 1 डे 1 शिफ्ट में ही आरओ कराना होगा, वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कमेटी के नाम पे 2 महीने ले लेंगे, इसके बाद उसमें भी शिफ्ट वही कराएंगे। 1 डे 1 एग्जाम ही होगा वहाँ। और हम लोग नॉर्मलाइजेशन का आज भी विरोध कर रहे हैं। और अगर ये शिफ्ट में अगर आरओ का परीक्षा कराएंगे तो उसमें भी ऐसा ही आंदोलन होगा छात्रों के। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक लिखित नोटिस नहीं आए। ठीक, हम लोग मौखिक भाषा का यहाँ कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग लिखित बातों पर विश्वास करेंगे। बाहर नोटिस लगेगी, हम लोग उसको फोटो लेके इसके बाद आयोग साइट पे चढ़ाएं, साइट पे नोटिस चढ़ाएं, पर इसको उस मान का हम लोग स्वागत करेंगे उनका। और एक चीज और भाई साहब, देखिए सर, अब तक जो भी उसने कहा, उन्होंने कहा कि नोटिस आएगा, तो अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब कि सिर्फ आरओ के लिए कहा गया कि पीसीएस के लिए कहा गया है। और जब तक ये नोटिस नहीं आता कि 1 डे 1 शिफ्ट में आरओ भी शामिल है और पीसीएस भी शामिल है, तब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा। और जब क्लियर होगा तभी ये बच्चे यहाँ से लौटेंगे। अभी ये नहीं हुआ है कि सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ एग्जाम हटाने की बात की, सिर्फ पीसीएस के लिए कहा गया, आरओ के लिए भी क्लियर नहीं कहा गया, दोनों के लिए नहीं कहा गया है। जब कहा कि हम ये परीक्षा, मेरा नाम गौरव पांडे है, पीसीएस के लिए माननीय आयोग ने स्थिति साफ कर दी है कि बोला है कि हम 1 डे और 1 शिफ्ट में एग्जाम लागू करेंगे जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा। डेट अभी माननीय आयोग ने नहीं बताई है, लेकिन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए माननीय आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। बोला है कि हम एक कमेटी का गठित करेंगे, वो कमेटी बताएगी कि आरओ का एग्जाम किस पहल में कैसे क्या होना है। लेकिन हम माननीय आयोग से इस बात से नाखुश हैं। माननीय आयोग से हम मानते हैं कि आरओ के लिए भी 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन न लागू हो, क्योंकि आयोग हमको बांटने का काम कर रहा है। पीसीएस और आरओ में 2 फाड़ करने की साजिश है। ये बांटो और राज करो की नीति है। माननीय आयोग से हम इस बात से नाकाम रखते हैं। हमारे छात्र सभी आंदोलित है और यहाँ रहेंगे जब तक आरओ और आरओ की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है। जय हिंद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पीसीएस की परीक्षा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा उसमें और एक ही दिन में होगी। आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लेकर एक कमेटी बना दी गई है और इसको क्या एक पाली में कराएंगे, एक दिन में कराएंगे या अलग अलग दिन के पालियों में कराएंगे, इसको लेकर संशय है। और छात्र कह रहे हैं कि आयोग बांटो और राज करो वाली नीति अपना रहा है। पीसीएस वालों को अलग कर दिया गया ताकि आंदोलन कमज़ोर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नहीं हटेंगे जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाएगा। 2 राजनीतिक बयान भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार फिर योगी सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है। जिस तरह से इनके आयोग ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, एआरओ और आरओ की परीक्षा में 2 दिवसीय कराने का जो निर्णय लिया था, उसके बाद छात्र आंदोलित हुए। मुझे लगता है कि छात्र डरे नहीं और वो अपनी हक की आवाज उठाते रहे। 4 दिन से ज्यादा हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। जिस तरह से हजारों छात्रों का हुजूम प्रयागराज में इस सरकार को झुकाने पर मजबूर हो गया। मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, डरो मत। तो आज वो निडर जो छात्र हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया और ये उनकी पहली जीत है। इसके लिए मैं छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी और उनका आयोग इतनी देर में सो के क्यों जगा? जब कई छात्र घायल हुए, कई को डिटेन किया गया, कई को जेल भेजा गया, आखिर ये कब तक चलेगा उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है कि अब छात्र और युवा आपकी सरकार की सारी क्रियाकलाप जान चुका है। आने वाले समय में आपकी सरकार को बदलने के लिए यही युवा, यही छात्र तैयार रहेगा। देखिए, आज आदरणीय अखिलेश यादव जी
जब इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में थे, तो अपने संबोधन में कहा कि मैं जानना चाहता था, नौजवानों से मिलना चाहता था और मैं उनके आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहा हूं। तब सरकार जागी, जो सरकार सोई हुई थी, जो छात्रों पे लाठी चला रही थी, जिसने छात्रों को, अभ्यर्थियों को जेल भेजने का काम किया। एक अगर दिव्यांग थी तो उसके जो बैसाखी थी वो छीनने का काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की आवाज जब उन आंदोलनकारी छात्रों से, नौजवानों से मिली तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हम नौजवानों को भी बधाई देते हैं, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी कि उन्होंने छात्र नौजवानों का साथ दिया, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। कमेटी बनी है, कुछ मांगों को। तो इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में सपा दावा कर रही है कि अखिलेश यादव प्रयागराज में थे। आज उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से मिलने जाना चाहता था। इस दबाव में ये सब कुछ हुआ और आयोग की तरफ से कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ऐसा किया गया है। बहुत सारे सवाल हैं और आयोग पर जो आरोप लगे हैं कि बांटो और राज करो वाली नीति अपना रहा है, वो कितना सही है। बहुत सारे सवाल लेकर आज हम मंथन में आए हैं, लेकिन जो मेरा मुख्य सवाल यही है कि क्या हर परीक्षा से पहले संघर्ष करना पड़ेगा युवाओं को, बच्चों को, छात्रों को? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के काफ़ी समय तक मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन साहब जुड़े हैं। बहुत ही सीनियर अधिकारी रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निर्माण में आलोक जी का एक बड़ा योगदान है। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। मोहम्मद राशिद छात्र संघ के अध्यक्ष हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। और मधुर दरबारी साहब हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आलोक जी से हम सीधे शुरुआत करते हैं चर्चा की। आलोक जी, आपका बहुत लंबा अनुभव है, एक सीनियर IAS अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश को आपने सर्व किया है, उत्तर प्रदेश को चलाया है, यूँ कहें अगर आम भाषा में, चीफ सेक्रेटरी के रूप में। इस तरीके की चीज़ें आयोग को लेकर ये ज़रूरी है, जिद है, या जैसा छात्र आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये पारदर्शिता नहीं है, उनके काम को हेर फेर करने की कोशिश है अभ्यर्थी जो कह रहे हैं? और अभी ये हुआ कि भाई RO के बारे में कमेटी बना दी गई और PCS को कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन वापस। इस तरह की चीज़ें आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में? आलोक जी। हाँ, देखिए, मेरा कहना है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये इतना ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए था। इसको पहले ही बातचीत के जरिए से इसका समाधान निकाल देना चाहिए था, क्योंकि छात्रों को अपना पूरा समय पढ़ाई में देना है, ना कि वो आंदोलन में दें। अब बात ये रही कि छात्रों का मुख्य मुद्दा ये है कि साहब 2 शिफ्ट में एग्जाम ना हो, और 2 शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और उनको नॉर्मलाइजेशन से ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं मिलेगा। अब वैसे तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, जब अलग अलग शिफ्ट का एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और उसका एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, उसके मुताबिक होता है। लेकिन मूल बिंदु ये आ जाता है कि 2 शिफ्ट में इम्तिहान ना हो, 1 में हो, जो कि अभी शासन ने की पहल पे आयोग ने उस बात को अभी अनाउंस कर दिया है, मान लिया है कि PCS की परीक्षा एक ही उसमें होगी, शिफ्ट में। जो एक ही शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी अपने आप समाप्त हो जाता है, उनका हद तक वो समाधान तो हो गया। लेकिन वही चीज RO वाले में नहीं अप्लाई की गई है, उसमें कहा गया है समिति बनाई जाएगी। तो उसमें जैसा मैं अभी देख रहा था कि छात्र ये कह रहे हैं कि हमारी आधी बात मानी गई है, आधी नहीं मानी गई, इसलिए हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। तो एक तरीके का व्यवधान इस तरीके से तो बना रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अगर ये थी कि भाई ज्यादा छात्र हो रहे हैं, उतने सेंटर नहीं मिल रहे हैं सरकारी, तो और इस वजह से 2 शिफ्ट में करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये निर्णय ले लिया कि PCS की परीक्षा 1 शिफ्ट में हो जाएगी। जब ये निर्णय ले लिया तो उसी तरीके का निर्णय RO के बारे में भी लिया जा सकता था, तो ये समस्या तुरंत ही हल हो जाती और इसमें कोई बात फिर न रह जाती, ना नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा बनता, ना कुछ बनता। ये पूरा मुद्दा ये आ जा रहा है कि जैसे परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि बहुत महीनों पहले पेपर लीक की बात आई और परीक्षा टली, और इस तरह की पेपर लीक से शुरू हुई समस्या, बल्कि तो छात्र काफी वो हैं, सशंकित से हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। उनको लग रहा है जैसे व्यवस्था में कहीं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या न्याय नहीं होगा,
कुछ डाउट या ट्रस्ट डेफिसिट जिसे कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हर जो नई व्यवस्था को वो गड़बड़ घोटाले के चश्मे से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ कर देंगे, अपने लोगों को घुसेड़ देंगे। इस तरीके का विश्वास बहुत जबरदस्त है आलोक जी। शंका आ रही है, जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं अंग्रेजी में, वो तरीके की चीज आ गई है। आयोग की गतिविधियों को लेकर आके आयोग एक स्वायत्त वो ऑटोनोमस संस्था है और इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था, समझाने का छात्रों को और वो करने का कि क्या असली आयोग किस तरीके से वो एक फेयर और फ्री जो तरीके से जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस कराएंगे। फिर कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन होने में कहीं दिक्कत आ रही है या ये नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से छात्र आंदोलित हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आलोक जी बड़ी अच्छी बात आपने कही। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और कर लूं, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। कनेक्ट हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, ऑटोनोमस शब्द का इस्तेमाल किया कि आयोग ऑटोनोमस है। मैं अभी देख रहा था जब आयोग के एक जिम्मेदार व्यक्ति ये अनाउंस कर रहे थे कि हमारे सेक्रेटरी साहब अभी आएंगे और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है कि साहब इसको नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाए, तो उस निर्देश को आपको बताएंगे। क्या मुख्यमंत्री आयोग को निर्देश दे सकता है? मेरी जानकारी नहीं इस विषय में, इसलिए मैं आपको जानना चाहता हूं। और क्या बिना शासन, सरकार, सत्ता, मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए इस तरह के फैसले हो सकते हैं क्या? दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आलोक जी, और आप इन तमाम स्थितियों से गुजरे होंगे। वैसे तो आयोग एक ऑटोनोमस संस्था है और वो परीक्षा कैसे कराती है और क्या परीक्षा पत्र वो बनाएगी और कैसे बनाएगी और किस तरीके से उसका संचालन करेगी, ये उसका दायित्व आयोग का ही होता है, बिकॉज इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हाँ, ये बात आई क्योंकि जब उनको परीक्षा करानी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कराना है, उनको तमाम सेंटर सरकारी गैर सरकारी पूरे प्रदेश में लेने हैं, तो सारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और शासन के तमाम विभाग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक तरीके से ऐसा नहीं रह जाता कि शासन का कोई योगदान नहीं रहा, शासन का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इस टाइप का डिसीजन जो लेना है कि एक शिफ्ट में होगा या 2 शिफ्ट होगा, इसमें कहीं ना कहीं विचार विमर्श शासन से किया जा सकता है। हालांकि जैसे आपने सुना होगा जो अनाउंस किया आयोग वालों ने, उन्होंने यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर मैं आके आयोग ने ये फैसला लिया है। सर निर्देश कहा, मैं फिर सुनवाऊंगा, अभी मैं फिर सुनवाऊंगा सर। मुख्यमंत्री के निर्देश पे कहा, जो सज्जन उद्घोषक थे, अब पता नहीं उनको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन निर्देश कहा। मेरे साथी जरा उतनी क्लिपिंग काट के एक बार सुनाएंगे, मैं ब्रेक पर जाऊंगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। और आप चलिए, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई मुख्यमंत्री की पहल पर, तो क्या एकदम सन्नाटे में मुख्यमंत्री जी रहे? उनको पता ही नहीं था कि भाई साहब इतना बड़ा 4 दिन से आंदोलन चल रहा है और नॉर्मलाइजेशन हो गया? अचानक आज उनको लगा, क्योंकि सपा तो अपना दावा करने लगी कि अखिलेश यादव वास्ते, इसलिए मुख्यमंत्री जी को यह निर्णय लेना पड़ा। अब ये तो उसकी बात है, देखिए बहुत लोगों से भी आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या इसमें विचार है लोगों का। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हाँ, 4 दिन से आंदोलन चल रहा था, तो जानकारी तो सभी को है ही। आंदोलन ये तो समाचार पत्रों में भी छप रहा है, हर जगह आ रहा है, टीवी में आ रहा है, आपके चैनल्स में आ रहा है कि 4 दिन से चल रहा है और क्या मुद्दा है उसके बारे में और क्या मांग है छात्रों की। तो मेरे ख्याल से इसमें फैसला, मेरा अपना मत है कि और जल्दी भी लिया जा सकता था, बिकॉज हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ना है कि जाके वो पढ़ाई करें, उनका भविष्य है, उनकी वो करें, पढ़ाई करें, नौकरी में आए। तो सबसे बड़ी समस्या वो बेरोजगारी से शुरू होती है, फिर पेपर लीक पे आती है और फिर इस पे आती है कि कहीं ना कहीं छात्र के मन में बहुत परेशानी है, वो परेशान है काफी, वो नौकरी नहीं मिल रही है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं मुझे, मेरे साथ न्याय ना हो और हमको मेरे टेरोस होते हुए मुझे नौकरी ना मिले। तो तमाम तरीके की जो शंकाएं उसके दिमाग में आ गई हैं, वही आंदोलन के रूप में यहाँ दिखाई पड़ रही। जी जी, आलोक जी आप बने रहिए, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं। आलोक जी ने कहा कि हाँ भाई, एक ऑटोनोमस बॉडी है और विचार विमर्श करने में कोई हर्ज नहीं है। आलोक जी बहुत ही वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, लंबे समय तक सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि शासन सत्ता को पता ना हो यूपी पीसीएस में, आरओ में कौन सी प्रक्रिया लागू कर दी गई, उसके क्या इफेक्ट होंगे। और अगर नहीं मालूम है तो फिर ये बहुत ही विकट स्थिति है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, इतने सारे लोग नाराज़ हो गए और जिन लोगों ने निर्णय लिया वो बताया नहीं, कहीं किसी को पता ही नहीं। ठीक है, आयोग ऑटोनॉमस है, लेकिन उसके जो, अगर वो कोई काम करता है तो दुष्परिणाम तो दिखते हैं या सत्परिणाम दिखते हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे। सचिव साहब हमारे
पास हैं। सचिव साहब, जो आयोग ने निर्णय लिया है, पहले युवा इस उत्तर प्रदेश का, इस देश का नौकरी खोजे, फिर पेपर लीक से लड़े, उसके लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष करे, आंदोलन करे, फिर परीक्षाओं की तारीख, फिर उसकी प्रक्रिया, फिर उसकी पारदर्शिता, कब तक वो संघर्ष करे सड़क पर। मेरा आज यही सवाल है कि हर परीक्षा से पहले संघर्ष क्यों? ये कौन लोग हैं जो कम से कम छात्रों के नुमाइंदों को बिना विश्वास मिले नीतियां बना देते हैं? अजीब स्थिति है। ब्रेक से पहले आलोक रंजन ने कहा था, बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, आलोक जी ने कहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री जी की पहल पर शायद ऐसा घोषणा हुई है। मैं अपने साथी से कहूँगा जरा वो सुना दें कि वो है क्या वास्तव में। सचिव साहब हमारे पास हैं। सचिव साहब, जो आयोग ने निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उसको आपके सामने अभी वो प्रस्तुत कर देंगे। और ये सचिव साहब हैं। तो निर्देश ही है, पता नहीं पहल है निर्देश है, लेकिन निर्देश ही कहा उन्होंने। खैर, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न और सवाल नहीं है। हमारे साथ मोहम्मद राशिद छात्र संघ अध्यक्ष प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहम्मद राशिद, आपकी तरफ रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं जरा मधुर भंडारी के पास जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं है। आरओ वाले मसले पर जो घमंजा है आयोग का, बांटों की और राज करो की जो रणनीति है, उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। आरओ में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं और 5,76,000 यूपीपीसीएस में है। मधुर भंडारी, सीधे आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। मधुर भंडारी वहीं आयोग के सामने छात्रों के बीच में हैं। जरा छात्रों से बात करिए कि अब वो इस निर्णय के बाद संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, और वो क्यों नहीं धरना खत्म कर रहे हैं, कब उठेंगे, आगे क्या वो चाहते हैं। मधुर भंडारी। इस समय सर मैं लोक सेवा आयोग के गेट के सामने ही मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरा हुजूम जो है छात्रों का अभी भी जुटा हुआ है। पिछले 4 दिन से आज चौथी रात है, लेकिन आज सारे छात्र जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं। और अभी जो लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस आई है उसमें मधुर का नेटवर्क कुछ अभी लोक सेवा कमेटी गठन करने की बात की है, उसको लेकर के छात्रों से बात करता हूँ। क्या बुलाइए, आइए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारी आयोग से बस एक ही मांग है कि आरओ टीसीएस 1 डे 1 शिफ्ट, एक ही समय में एक परीक्षा हमारी ले लें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें एक सेकंड परीक्षा चाहिए। देखिए, पीसीएस में तो उन्होंने मान लिया आपकी मांग। सर, ये आरओ भी मानना है, ये भी हमारी बड़ी परीक्षा आयोग की परीक्षा है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। लोक सेवा की शुचिता पे सवाल खड़ा करेगी कल को। ये अगर ये 3 शिफ्ट में लेते हैं, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करेंगे? तो कल को यही होगा कि कोई पास होगा। कमेटी तो बनाई दी गई है सर, कमेटी बनाई है, कमेटी का कोई निर्णय नहीं है। एक दिन ये आए कह के गए कि हम आपके पक्ष में निर्णय लेंगे, 3 दिन बाद नोटिस निकाल देते हैं कि हम 2 दिन में परीक्षा लेंगे। कमेटी का असल मतलब ये होता है कि 2-4 छात्र का ये प्रतिनिधि मंडल बनाने की बात कहते हैं जी। तब उनको जब अंदर जाएंगे तब उनको बाध्य किया जाएगा उस पर सिग्नेचर करने के लिए। जब वो सिग्नेचर कर लेंगे, सिग्नेचर के लिए बाध्य हो जाएंगे, तब जाके अपने डिसीजन को ये दे देंगे। मेरा एक ही सरकार से निवेदन है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर जाना चाहे तो ये आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सरकार चलाती है, सरकार जैसा आदेश देगी उसी तरीके से। वो संवैधानिक तो है, साथ में स्वायत्त भी है, ऑटोनोमस भी है, वो उसको पूरी पावर दी गई है। उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, पावर तो दी गई है, पीएचडी बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को पारदर्शिता की बात करते हैं, ऐसी पारदर्शिता है। सुबह हम लोगों को घसीटा गया, हमारे आशुतोष पांडे भाई को जबरदस्त गिरफ्तार किया गया, इस तरीके से गिरफ्तार। हाँ जी, आप लोग कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? आप बता रहे हो गांव के अंदर। सर देखिए, अभी जो है दिन भर हम लोग आयोग के सामने धरना देते रहते हैं, रात भर हम लोग रुके रहते हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के अभी इन्होंने कहा कि हम नोटिस दे रहे हैं आपको, उसमें आधा नोटिस आया। अभी जो मेन हम लोग की लड़ाई वो आरओ को लेकर के थी कि आप 1 शिफ्ट में से कराइए, बट इन्होंने अभी ये कहा कि हम पीसीएस का एग्जाम जो उसे 1 शिफ्ट में कराएंगे, कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। मधुर भंडारी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मधुर भंडारी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इनसे पूछिए कि इनका आंदोलन अभी जारी रहेगा, ये आंदोलन खत्म करेगा और कब तक ये इंतजार करेंगे। मधुर भंडारी।
मनाएंगे, साहित्य हम लोग यही मनाएंगे। हम लोग जाने वाले नहीं है। इस चीज को एक गाने के माध्यम से बच्चों ने सब दिया है। ये नोटिस के बारे में एक गाना क्या हम लोग का, तो इसको देख लेते हैं। सर इन्होंने एक चीज सर एक गाने के माध्यम से नोटिस हम लोग ये गाना है। बोलिए ये गाना हम लोग अब नोटिस के लिए है कि जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ, एक ऐसी नोटिस है जिसे मैं प्यार करता हूँ, एक ऐसी। दर्द भी है और मन भी हल्का कर रहे हैं। यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर ये छात्र हैं और हमारे सहयोगी मधुर भंडारी उनसे बात कर रहे थे। उनको दर्द भी है और उस नोटिस का इंतजार भी आर ओ वाले कि उसका क्या, उसके लिए नोटिस नहीं आ रही। फिलहाल छात्र अड़े हुए हैं, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं वहाँ पर। बहुत शुक्रिया मधुर भंडारी, आप लगातार नज़र बनाए रखिए। सीधे मोहम्मद राशिद के पास जाएंगे। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तमाम आंदोलनों में खुद भी सक्रिय रहे हैं, छात्र जीवन से लेकर छात्र संघों के राजनीति से लेकर और पत्रकारिता तक। मोहम्मद राशिद, वास्तव में क्या परिस्थितियां हैं और क्या छात्र क्यों नहीं मान रहे? अब तो सरकार ने माफ़ कीजिएगा, लोक सेवा आयोग जो स्वायत्त शासी संस्था है उसने एक तरीके से फैसला दे दिया, निर्णय दे दिया है। मोहम्मद राशिद, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से सभी छात्रों नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हौसलों और संघर्ष की वजह से आज सरकार को झुकना पड़ा है। आधी झुकी है, आधी और झुक जाएगी कुछ दिनों में। और सबसे पहले मैं भाजपा के नेता से यह सवाल करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज चौथे दिन निर्देश देते हैं। इससे पहले 4 दिन पहले जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था वो निर्देश अभी तक क्यों नहीं आया था? क्यों हमारे छात्र इतने ठंडियों में और सड़कों पर सोने को मजबूर हो गए? क्यों फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो गए? हमारे छात्रों को डिटेन किया गया। सुबह आपने देखा होगा, बहुत से वीडियो चली होगी, आपने देखा होगा कि छात्रों को, महिला छात्रों को पुलिस खींच रही है। पुलिस जो है बरसाती वर्दी में है, बिना वर्दी के वो उनके पैर, उनके दुपट्टे, उनके कपड़े पकड़ के खींच रही है। क्या इन पर माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार इन पर मुकदमा करेगी? जिस तरीके से शादी वर्दी में पुलिस उनको छीन रही है। आशुतोष हमारा छात्र हमारे बीच का था, उसको डिटेन कर लिया गया। एक राघवेंद्र यादव जी हमारे बीच के छात्र थे, उनको डिटेन करके जेल भेज दिया गया। मतलब छात्र आंदोलन करे तो उनको पकड़ा कर जेल भेज दिया जाएगा या फिर उनको मुकदमा लगा के उनके भविष्य में खड़ा कर दिया जाएगा। एक कोचिंग को आज सील कर दिया गया इलाहाबाद में, प्रयागराज में कोचिंग को इसलिए सील कर दिया गया कि उन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन दे दिया। हमारी और तमाम छात्रों की यही मांग है कि जिस पहले दिन हमने जिस मांग को लेकर के हम यहाँ आंदोलन करने आए थे, यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम एक साथ एक दिन में होना चाहिए, वन डे वन शिफ्ट का। और यह सरकार नारा देती है कि बटेंगे तो कटेंगे, और यही आज छात्रों को बांट रही है। आज यूपीपीसीएस का जो है बात मान लेती है मांग। लीजिए, ठीक है मोहम्मद राशिद, मैं आपके पास आता हूँ। मोहम्मद राशिद ने एक नया एंगल दे दिया कि भाई आप देश भर में तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और यहाँ क्यों बांट रहे हैं? अरे मोहम्मद राशिद, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी हो आयोग, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है भाई। आप तो मतलब उसको मत जोड़िए उससे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र मिश्रा हैं। राजेंद्र मिश्रा जी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उंगलियां उठती हैं सिस्टम पर। आप ये कह सकते हैं कि आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। आलोक जी ने भी ये बात कही, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यही कहेगा। लेकिन वो सवाल जो उठा रहे हैं मोहम्मद राशिद और तमाम छात्र कि भाई इतने दिनों से 4-5 दिन हो गए आंदोलन करते करते, और इतना बड़ा निर्णय जो छात्रों के हित में नहीं था, छात्रों को स्वीकार नहीं था, वो निर्णय कैसे हो गया? कोई सिस्टम है, कोई तंत्र है? और इस उत्तर प्रदेश का, इस देश का जो युवा है वो पहले नौकरी के लिए भटकेगा, फिर पेपर लीक से लड़ेगा, फिर परीक्षा की तारीख से लड़ेगा, और फिर आप लोगों के जो नॉर्मलाइजेशन और डिमोरलाइजेशन जो ये सिस्टम चलता है इससे लड़ेगा। कैसे होगा भाई? राजेंद्र मिश्रा बोलिए, अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। अनम्यूट करिए मिश्रा जी।
राजेंद्र मिश्रा की आवाज़ ठीक की जाए। राजेंद्र मिश्रा की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए मिश्रा जी, आपकी आवाज़ मिल रही, बोलिए। जी प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आज जो छात्र हित में जो निर्णय लिया है इसके लिए मैं हृदय से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पे यह जो लोक सेवा आयोग के सामने जो हमारे छात्र भाई आंदोलन कर रहे थे, अगर आंदोलन से पहले अगर ज्ञापन के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी से या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय केशव जी यहाँ प्रयाग आते रहते हैं, अगर वो जो उनकी टीम थी छात्रों के जो 8-10-20 लोग जो है आकर के मिल करके ये समस्याओं से अवगत करा दिए होते तो ये स्थितियां न बनती। कहीं ना कहीं सरकार का निर्देश हो जाता, क्योंकि सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, सारी परीक्षाएं शासन व्यवस्था के सहयोग से होता है। अब जैसे तमाम ऐसे सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटरों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो जाती, जिसकी बड़ी शिकायत थी। बाद में लोग आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने ये सरकार के रहते हुए ये गड़बड़ी हो गई, ये गड़बड़ी हो गई। तो परीक्षा पारदर्शिता पूर्वक हो और ईमानदारी के साथ हो, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके हो, तो इस नाते से सरकार, जब कुछ ऐसे संस्थाएं थी वहां पर ही परीक्षा संभव था। और किंतु लोगों को जब ये मांग हुई कि एक दिन में ही परीक्षा कराई जाए, तो सरकार के संज्ञान में जब आया, आक्रोश बढ़ता गया। तो क्योंकि जो आंदोलन करने वाले छात्र थे वो अपने परिवार के थे। हमारी, अरे आप कहाँ परिवार के हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? राजेंद्र मिश्रा परिवार के कहाँ हैं? केशव प्रसाद मिश्रा कह रहे हैं सपा के गुंडे हैं, सपा के भेजे गुंडे हैं आंदोलन में, और आप कह रहे हैं परिवार के हैं। और आप कह रहे हैं केशव जी से, आप कह रहे हैं ये छात्र केशव जी से दरखास्त करें। वास्तव में कुछ जो अरे कहाँ लेकर के जो बैठे थे, कैसे बात हो सकती है? सरकार के जानकारी में आई, संज्ञान में आया, तो सरकार ने उस पर तत्काल निर्णय लिया। तो बंद करें ना, सपा के गुंडों को जेल में डालें, सपा के गुंडों को केशव प्रसाद मौर्य जेल में डालें ना, क्यों नहीं डालते हैं? आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बात कही कि किसी भी प्रकार छात्रों के साथ अत्याचार या कोई जाति न होने पावे। उनकी मांग एक शांतिपूर्ण तरीके से जो चल रही है उसकी समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर तत्काल कोई निर्णय लिया जाएगा। कल जब हमने बात किया था उस पर आज देखिए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। ठीक है भाई रजत मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा जी ने तो बधाई उधाई देके अपना काम फिट कर लिया। केशव जी भी सुन रहे होंगे तो कहेंगे ठीक है यार, अपना मामला टाइट है। बिल्कुल राजेंद्र मिश्रा जी ने अपना भी मामला टाइट कर दिया और केशव जी का भी मामला टाइट कर दिया, लेकिन छात्रों का मामला अभी भी ढीला है। और इधर आपके प्रवक्ता भी जुटे हुए हैं कि वो भी फखरुल हसन चांद कह रहे हैं कि अखिलेश जी आंदोलन की बगल से निकल गए। मिश्रा जी मैं आऊंगा, मिश्रा जी मैं आऊंगा, समाधान हो जाएगा। मिश्रा जी मैं आऊंगा आपके पास। रजत मिश्रा, जो हाल इनका है वही हाल आपका है। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं फखरुल हसन चांद कि अखिलेश जी आंदोलन की बगल वाली सड़क से निकल गए और मुख्यमंत्री जी डर गए और ये कर लिया। भाई आप लोग कब तक खिलवाड़ करते रहोगे छात्रों से? ये हाल बिल्कुल गजब है। पहले नौकरी के लिए संघर्ष करे, फिर देखे कि पेपर लीक है कि नहीं लीक है, फिर तारीख बदलवाने के लिए आंदोलन करे, फिर कहे भाई कि नॉर्मलाइजेशन और डिमोरलाइजेशन, अब इसको झेले वो। रजत मिश्रा जी देखिए, मैं फिर से वही कहूंगा, लगातार आपके मैं चैनल पे जुड़ा हुआ हूँ, 2-3 दिन से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। और जिस तरीके से प्रवक्ता जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, 4 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है। सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी, पहले दिन से जानकारी थी। और ये जो प्रक्रिया थी, जैसा कि बताया कि आयोग जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा कतई नहीं है। मतलब कहने में पेपर पे होगी, लेकिन जो है पूरी सरकार के नियंत्रण पे ही चल रहा है। एनटीए जो संस्था बनाई गई है वो भी सरकार के द्वारा बनाई गई है। वो एजेंसी, नेशनल टैक्स एजेंसी जो है वो भी पूरी तरीके से एक जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है वो। और आयोग भी जो है नए नए कानून ला रही है और सरकार के इशारे पे ही ला रही है। कतई ये सरकार जो है शिक्षा विरोधी, यही काम तो आप भी करते थे। आपके तो एक आयोग के अध्यक्ष जेल चले गए थे, ये काम आप भी करते थे। आप लोग कृपा करके हाथ जोड़ के इससे दूर रहो। आप भाजपा और सपा दो ही हमको उम्मीद दिख रही है।
तो कम से कम आप लोग दूर रहो आयोगों से, कम कम जीने दो छात्रों को भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो भी योजनाएं हैं वो स्टूडेंट के लिए हित में रखी जाती हैं, और समाजवादी पार्टी सरकार में हमेशा जो है छात्रों का जो है हित रख करके ही उन पे काम किया गया है। ऐसा कतई नहीं हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव बचते क्यों फिरते हैं, डट के क्यों नहीं गए वहां पे कि मैं जाऊंगा, धरने बैठ जाते कि मैं छात्रों से मिलने जाऊंगा? तो कहने अखिलेश यादव जी बगल वाली ठंडी सड़क से निकल गए, अभी ब्रजेंद्र प्रताप बताएंगे कि किस सड़क से वो निकल गए, तो वह दबाव में आ गए, उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत निर्णय ले लिया। बिल्कुल जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज वहां पे जाना था, और वो वहां पे जाते भी, लेकिन जो है उससे पहले ही जो है योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश से वहां पे जो है आयोग ने फैसला ले लिया, और जो है छात्रों के हित में किया। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट को बांटने के लिए यहाँ पे जो निर्देश जारी किया गया वो आधे छात्रों के लिए किया गया कि किसी तरीके से भीड़ जो है छट जाए, आधी भीड़ छट जाए, और आधे को फिर हम डंडा लाठी मार करके भगा देंगे किसी तरीके, क्योंकि छात्र एकजुट होकर के वहां पे प्रदर्शन कर रहा था। अगर आप पीसीएस के लिए कर रहे थे तो आप आरओ के लिए भी कर देते भाई। आधी आधी करने का क्या मतलब है? यहाँ पे भी वो अपनी बातों वाली राजनीति के तहत उन्होंने। ठीक है, छात्र संघ के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद तो कह रहे हैं कि भाई दुनिया भर में तो कह रहे हो एक रहो नेक रहो, और एक रहो सेफ रहो, और इलाहाबाद में बांट रहे हो। हयात उमर साहब उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है हयात साहब। ब्रजेंद्र प्रताप की तरफ रुख करेंगे। ब्रजेंद्र प्रताप गंगा किनारे ही हैं प्रयागराज में, और तमाम वहाँ के क्रियाकलाप और खुराफात समझते रहते हैं। ब्रजेंद्र प्रताप, ये पूरा मसला बड़ा पेचीदा है, और कुल मिलाकर ये पता नहीं कहाँ से डिमोरलाइजेशन, पता नहीं कौन सा मॉरलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, ये कहाँ से कौन सी लेबोरेटरी में फार्मूले बनाते रहते हैं लोग। ब्रजेंद्र प्रताप जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं ब्रजेंद्र, बड़ी सुरीली आवाज है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अखिलेश यादव उम्मीदों की किरण माने जाते हैं विपक्षियों के लिए। आज अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था लोक सेवा आयोग। 2 दिन पहले एक जो रिटायर्ड आईपीएस हैं वो जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया पहले से ही जी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, देखिए आयोग स्वायत्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आलोक रंजन साहब ने भी यही बात कही, सब जानते हैं, पीसीएस आईएएस की तैयारी करने वाले सब बच्चे जानते हैं कि आयोग स्वायत्त है, लेकिन कभी भी आयोग केवल इशारे पर काम करता है। सत्ता में जो बैठा है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार रही हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, यही 10-12 सालों से आप देखिए कि आयोग में जो लोग भी बैठ जाते हैं वो मनमानी पर आमादा हो जाते हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अनिल यादव थे चेयरमैन, उन्होंने बदमाशी की। अभी संजय श्रीनेत हैं, ये भी अराजकता कर रहे हैं। मैं अराजकता इसलिए कह रहा हूं कि जिस मांग को आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर, पहल पर, प्रेरणा से, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, आयोग को अपना फैसला वापस करना पड़ा, छात्रों की बात माननी पड़ी। आधी मानी, आधी अभी नहीं मानी। ये नौबत क्यों आई दुर्गेन्द्र जी? उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी लगातार प्रयागराज के कलेक्टर और कमिश्नर के संपर्क में हैं, और ये कोई दबी छुपी बात नहीं। वो कुंभ के कारण से 3 दिन पहले प्रयागराज आए भी थे। सारे हालात उनको पता है रोज रोज के, खासकर कुंभ के कारण इलाहाबाद की रोज की मॉनिटरिंग, रोज की रिपोर्ट कलेक्टर और कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को देते हैं। ये कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं हो? मेरे मित्र राजेंद्र मिश्रा कह रहे थे कि वहां के आयोग के लोग आते, हमसे कहते। ये भूल गए क्या वो दिन जब केशव प्रसाद मौर्य और विनोद सोनकर सबके सब आयोग के दरवाजे पर बैठे हुए थे 5 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले ये सब वहीं आयोग के दरवाजे पर बैठे थे, और उन्हीं की लड़ाई लड़ने के नाम पर ये सरकार में आए हैं। उसी लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग लिखा था इन लोगों ने। आज उसी आयोग की अराजकता के खिलाफ, संवादहीनता के खिलाफ तो छात्र बैठा हुआ है। तो आज ये चाहते हैं कि इनके दरबार में नौजवान हाजिरी मारेगा। राजेंद्र मिश्रा जैसे लोगों को तो पार्टी में पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। ये तो उपचुनाव जैसे हरवा देंगे इस तरह के लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नीचे आप दुर्गेन्द्र जी लगातार देखिए, हर बड़ी घटना को देखिए। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के कुछ गुट हैं जो इस सरकार को कहां ले जाना चाहते हैं पता नहीं। अगर मैं इनकी बात मान लूं और आप सब इनकी बात मान लें
कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी, मुख्यमंत्री को जानकारी आई तो उन्होंने आयोग के चेयरमैन से कहा कि भाई इसको बदलो। तो मुख्यमंत्री को जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री को हर बड़ी घटना में बरगलाते हैं? यही सवाल है ब्रजेंद्र, सवाल ही लेकर हम आए हैं कि कौन है वो? ये कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री को हर घटना में बरगलाते हैं? और उसके बाद आज मुख्यमंत्री को ये फैसला वापस करवाना पड़ा या आयोग ने खुद किया? सवाल ये नहीं है। आयोग में एक एक आदमी मुख्यमंत्री की नजर से गुजरता है, तब संजय सरीने चेयरमैन हुए और लोग मेंबर बनाए गए। चीफ सेक्रेटरी साहब तो जानते हैं, आलोक रंजन जी व्यवहारिक तौर पर सारी चीजों को जानते हैं ना। वो कितनी बातें हमारे सामने कहना चाहते हैं, लेकिन समझते वो सब हैं। वो सियासत भी समझते हैं और ब्यूरोक्रेसी की आदत भी समझते हैं और स्वायत्त शासित क्या होता है ये सब जानते हैं। मसला ये है कि सरकार को अस्थिर करने की, मुख्यमंत्री को परेशान करने की, मुख्यमंत्री और छात्रों के बीच संवाद क्या चल रहा है इसकी जानकारी ना होना। कौन वो लोग हैं जो लगातार मुख्यमंत्री को मिसगाइड कर रहे हैं या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हर बार अपना एक स्टेप पीछे करना पड़ता है। दूसरी बात, आज अखिलेश यादव इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में थे। आज अखिलेश यादव अगर वहां जाते तो निश्चित तौर पर वो छात्रों के बीच हीरो होते। आखिर क्यों अखिलेश यादव वहां नहीं गए? अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी बात कर सकते थे। अगर वो वहां पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर छात्रों से बात कर सकते थे। अरे भाई नेता वो कैसा ब्रजेंद्र जो गिरफ्तारी से डरे? वो नेता कैसा? तो आप देखिए कि अखिलेश यादव वहां गए नहीं। मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी क्या कर रही है? राजेंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चिंता में है। भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता? सुनिए, आयोग का काम है ये निर्णय लेने का। ठीक है ब्रजेंद्र, मैं जरा हयात साहब को ले लेता हूँ। ठीक है ब्रजेंद्र, कंप्लीट करिए जल्दी से। हो गई तो मुख्यमंत्री ने उस मामले को हस्तक्षेप किया। आप इस चीज को भली बात जानते हैं। अगर आप इतने बड़े ऑडिटर थे तो आपने मुख्यमंत्री से बात करके क्यों नहीं अवगत कराया? ये आपके अंदर बहुत कमी है। ये मैं इस चीज को मानता हूँ। अगर सही व्यक्ति आज इस चैनल के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, आप ऐसा विवेक होता तो आप स्वयं जाकर के मुख्यमंत्री की बात को अवगत कराते। किंतु मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है भाई, आप ठीक है, आप समय के अनुसार मुख्यमंत्री जी को अपनी बात अवगत नहीं करा पाए। अरे भाई हमारे कोई माध्यम आपके पास जानकारी में नहीं आएगा तो वो प्रकरण कैसे? ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है। हयात उमर को चर्चा में लेते हैं, चूंकि मेरे पास बहुत कुछ सेकंड का वक्त है। हयात उमर साहब, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बार बार ऐसी क्यों परिस्थितियां बनती हैं कि ये कोई निर्णय लिया जाता है फिर 2 कदम पीछे आते हैं? ब्रजेंद्र ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 2 कदम लोग आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं। हयात उमर, उसको निर्णय लेने में विलंब हुआ। ठीक है राजेंद्र मिश्रा ओके हो गया। राजेंद्र मिश्रा जी अलग से चर्चा कर लेंगे। राजेंद्र मिश्रा जी निर्देशित किया कि इस पर तत्काल निर्णय हो, 1 दिन में ही परीक्षा कराई जाए और जो शेष ARO है उस पर भी सरकार द्वारा कोई ठीक है आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है राजेंद्र जी, ब्रजेंद्र जी ठीक है। बोलिए हयात उमर साहब, बोलिए जल्दी से। विद्यार्थी परिषद के लोग वहां धरने पर बैठे हुए शामिल हैं। वो रोज बेचारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेज रहे हैं। ठीक है, हम अलग से एक चर्चा कर लेंगे कल इस पर। ब्रजेंद्र अलग से चर्चा कर लेंगे। हयात उमर बोलिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा जल्दी से। हयात उमर, ठीक है ओके। राजेंद्र मिश्रा, हयात साहब जी नमस्कार, बोलिए। क्या इतना ये सब देखने के बाद 3 दिन से आंदोलन चल रहा, आंदोलन के दौरान छात्रों से जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिस तरह के आंदोलन को दबाने की, आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें की गई, उसके बाद अब ये सरकार को श्रेय देने की कोशिश कि सरकार बहुत संवेदनशील है और उसने 4 दिन के बाद यह निर्णय ले लिया कि PCS की परीक्षा अब एक पाली में एक ही दिन होगी। ARO पे निर्णय नहीं लिया अभी। और जबकि ये ARO और ARO की परीक्षा पेपर लीक के बाद और रद्द होने के बाद, पेपर लीक की वजह से रद्द होने के बाद ये दोबारा हो रही है। जी 2023 का मामला है। यानी कि 2 साल पहले छात्रों ने इसका पहले तो उस परीक्षा के लिए 2 साल तैयारी करी, फिर परीक्षा दी, परीक्षा वो रद्द हो गई, परीक्षा रद्द होने के बाद लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, फिर वो 2 साल से वेट कर रहे हैं, 1 साल से लगभग वेट कर रहे हैं। अब वो दोबारा जब परीक्षा होने की नौबत आ रही है तो उसमें अब परीक्षा 2 पाली में कराई जाएगी
और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि दोनों के परीक्षा, अगर एक कोई परीक्षा पत्र हल्का है या एक भारी है या कोई टूटी है, तो उसको लेकर के उसका नॉमिनेशन किया जाएगा और तब मेरिट बनेगी और तब छात्र उसमें कुछ रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएंगे। यह संवेदनशीलता का परिचय दे रही है सरकार। अगर आयोग इतना ही एफिशिएंट है, इतना ही कुशल है, तो फिर ये अगर श्रेय आयोग को मिलना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री किस बात की बधाई दी जा रही है? अगर नहीं, उन्होंने दखल दिया ना, उन्होंने पहल की है साहब, उन्होंने पहल की, दखल दिया तो श्रेय तो उनको मिलेगा। इंटरविन कर रहे हैं, वो पहल कर रहे हैं, इंटरविन कर रहे हैं, तो वो बाकी चीजें भी मुख्यमंत्री जी देख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आदरणीय योगी जी और चीजें नहीं देख रहे होंगे। तो ये सवाल रहेगा है साहब, चूंकि वक्त नहीं, माफी, अभी सवाल रहेगा। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ आलोक जी से मैं सवाल, ये सवाल रहेगा। मैं कल फिर इसी विषय पे चर्चा में रहूंगा जरूर आज, क्योंकि आज भी था और कल भी रहूंगा, मुझे ऐसा लगता रहना पड़ेगा। मेरे पास अब कुल मिलाकर 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो ये सवाल आलोक जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ब्रजेन ने भी इशारा किया कि भाई इतना सारा सब कुछ धमा चौकड़ी हो गई। वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी 2 दिन पहले गए थे, मौजूदा हैं जो मनोज कुमार सिंह, और कुंभ का मसला चल ही रहा है। आप देखिए विश्वव्यापी एक तरीके से कुंभ बड़ा विश्वव्यापी होता, पूरे दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कुंभ इतना बड़ा इवेंट है, तमाम डेली ब्रीफिंग होती होगी, डेली मुख्यमंत्री के यहाँ भी बातचीत होती होगी, इतना सब कुछ चल रहा है इतने दिनों से। क्या ऐसा संभव है, क्या कोई ब्यूरोक्रेसी ऐसी सूचना नहीं देती है? आपको भी तमाम सूचनाएं मिलती रही होंगी आलोक जी, और कैसे आप मुख्यमंत्री जी को बताते रहे होंगे आलोक जी? नहीं, सूचना तो जरूर मिलती है, ऐसा कैसे नहीं। जब समाचार पत्रों में भी छप रहा है, आपको मैंने बताया, टीवी चैनल्स में आ रहा है लगातार, सब आ रहा है। और जैसे बताया कि प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद ही हैं, डीएम हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं मौके पे, प्रयागराज पर भी। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रशासन को या आलोक जो कोई तंत्र होगा ना, कि मान लीजिए जिले में अगर कुछ हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी कुछ ब्रीफ किया जाता होगा ना। आप तो डीएम भी थे, आप चीफ सेक्रेटरी भी थे, दोनों अनुभव आपको हैं। बात कुछ कट गई आपकी। हाँ, मैं कह रहा था कि आपको तो दोनों अनुभव, आप तो कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक रहे, तो कलेक्टर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफ करता होगा ना, या जो भी चैनल होगा, मुझे नहीं पता। नहीं, सूचना चीफ सेक्रेटरी तक जरूर पहुंचती है, और चीफ सेक्रेटरी का भी दायित्व होता है कि ऊपर सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। ये बात सही। तो क्या ये मानने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी को सूचना नहीं दी गई, या दी गई, या चीफ सेक्रेटरी को सूचना नहीं थी? कहीं ना कहीं इतने बड़े आंदोलन के पीछे कोई घमंजा, क्या ब्यूरोक्रेसी का कोई घमंजा है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, पर ये भी मैं कहता हूँ कि ये तो है कि सूचना तो सबको रही, सबको मालूम ही है कि आंदोलन चल रहा है और किस वजह से चल रहा है, क्या मांगे हैं उनकी, ये सब बात तो सबको क्लियर है। तो कोई ऐसी बात नहीं है किसी से बात छुपी हुई है। तो इस तरह की चीजों में किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए? चलिए आप उपचार बता दीजिए आलोक जी। अब बीमारी तो बता दी बहुत सारे लोगों ने। उपचार तो सबसे ज्यादा यही है कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो सबसे पहले ही, जिसे कहते हैं ना कि आंदोलन को बढ़ने देने के बजाय उसके शुरू में ही बातचीत करके और उस समाधान उसका कर देना चाहिए। ये हमेशा हमने तो अपना प्रशासन उसमें यही तरीका अपनाया था कि बजाय इसके की समस्या आगे बढ़े, उसको पहले ही कदम पे बैठ के जो उनकी समस्या क्यों कर रहे हैं, बैठ के उसका समाधान निकाल देना चाहिए जितनी जल्दी। हम आपके बात से सहमत हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र मिश्रा, रजत मिश्रा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद राशिद, हयात उमर साहब, सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, देखा। वास्तव में युवा जो है वो कहाँ जाए? कोई कह देता सपा के गुंडे हैं, कोई कह देता भाई भाजपा के गुंडे हैं। ये ठेलम ठेला जो चल रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे, कहाँ युवा जाएगा, कैसे उसके अंदर इस तरीके का अवसाद भर रहा है, संघर्ष, नौकरी है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभी को संवेदनशील होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी, नेता को भी, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी कम से कम कन्नी नहीं काटनी चाहिए, युवाओं की आवाज़ बननी चाहिए। नमस्कार।